तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेक में। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं हम। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, कैसे वो एक ट्रेडर से टेरिटरी ओनर बने और फिर फाइनली हमें 200 सालों तक रूल किया, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे, एक सेकेंड बच्चों, कलम कलम ले ली जाए। सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो ट्रेड करने आए थे। कहाँ पे आए थे, किसके कोर्ट में सबसे पहले आए थे बच्चों? जहांगीर के कोर्ट में आए थे और कैप्टन हॉकिंस आए थे। और वहाँ से कैसे वो टेरिटरी ओनर्स बने और फाइनली हमें 200 सालों तक रूल किया, इसी की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो इस फ्लो चार्ट से हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। क्यों वो बंगाल में आए? बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस। पहले बंगाल डिवाइडेड नहीं था, मतलब पहले बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश सब एक ही में था। तो ये कौन सा प्लेट्यू होता है? जियोग्राफी के हिसाब से आप देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स। ठीक है, तो ये रिचेस्ट प्रोविंस था और इसीलिए यहाँ पे आए। और यहाँ पे कौन थे? मुर्शीद कुली खान सबसे पहले 1717 से 27 तक, फिर अलीवर्दी खान आए 1740 से 56 तक, और फिर फाइनली सिराजुद्दौला, और वहाँ से कहानी ख़त्म हो गई थी। एडवांटेजियस जियोग्राफी आपको बता ही दिया गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास था। और सबसे बड़ी बात क्या थी बंगाल के लिए कि जब आप ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड एरिया था, तो यहाँ से कहीं अटैक नहीं होता था। इतनी दूर से अगर कोई अटैक कर रहा है तो वो नॉर्दर्न साइड ही रह जाता था। साउथ से यहाँ तक कोई अटैक पहुँच नहीं पाता था, तो बहुत ही सेफ स्पेस था, यहाँ पे इनिशियली अटैक हो नहीं पाता था। ठीक है, तो 1696 में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स होता है। कहाँ कहाँ पे? सूतानदी पे, गोविंदपुर पे और कैलीकटा पे। कौन से फोर्ट होते हैं? फोर्ट विलियम, जो कि 1702 में बनता है। बच्चों कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला फोर्ट कौन सा था। ठीक है, और ये ईस्टर्न सीट बनता है। और यहाँ पे देखिए आपको फारूक सियार दिख रहे हैं फरमान देते हुए, और यहाँ पे फारूक सियार के फरमान का मिसयूज़ होता है, और सारी लड़ाई की जड़ जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ये तो कंपनी को दिया गया था 10 तक कि आप आपस में ट्रेड कर सकते हैं कंपनी के लिए, पर लोग प्राइवेट ट्रेड करने लगे। और जो फोर्ट इन्होंने बनाया था उसका फोर्टिफिकेशन करने लगे, मतलब वहाँ पे और ऊंची दीवारें लगाने लगे, और मिलिट्री लाने लगे अपनी। और फिर वहाँ के जो नवाब थे उनको लगा, अरे मेरे बिना ऐसे कैसे हो रहा है, मेरी एरिया में मेरे बिना तुम आर्मी लेके आ रहे हो, इसका मतलब हमसे लड़ाई करना चाह रहे हो। और 1756 में ब्रिटिशर्स को मार के भगा दिया गया। ठीक है, इसमें एक ब्लैक होल इंसिडेंट का नाम लिया जाता है। अब ब्लैक होल इंसिडेंट कितना सच है कितना झूठ है ये नहीं पता है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक होल आपको नहीं मिलेगा, बट फॉरेनर्स इसकी बात करते हैं। इसमें क्या था ना कि जब यहाँ से फोर्ट से भगाया गया था तो वहाँ पे एक छोटा सा रूम था, उसमें ऑलमोस्ट 150 ब्रिटिशर्स रह गए थे, और उसमें हवा पानी किसी की जगह नहीं थी, और उसी में बिना ऑक्सीजन के सफोकेशन से मर गए थे। अब ये कितना सच है कितना झूठ है भाई, इसकी जानकारी तो नहीं है। ठीक, फिर भगाने के बाद सबसे मेजर काम होता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके अंडर होती है? रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। अभी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर फ्रेंच नहीं हारते तो कौन रॉबर्ट क्लाइव के बराबर होता, उनका नाम कमेंट करके बताइए ताकि पता चले आपने पिछला वीडियो देखा है। अब इसमें कुछ लोग ने दल बदल दिया, मतलब जिनको इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए था वो फ़ायदे के लिए ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिए। कौन थे? इनका नाम याद रखिएगा दल बदलू लोग को। मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमीचंद। फिर से, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमीचंद। मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमीचंद, ये धोखेबाज थे। ठीक है, फिर नवाब हार गए, ऑब्वियस सी बात है, चीटिंग होगी, अपने ही धोखा देंगे तो नवाब हार जाएंगे। कैप्चर किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। और फिर मीर जाफ़र, क्योंकि उन्होंने साथ दिया था, मीर जाफ़र को नया नवाब बना देते हैं। अब मीर जाफ़र को नवाब ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हमारा फ़ायदा हो, और मीर जाफ़र भी खुश हो जाते हैं कि यार हम तो नवाब हो गए राजा, मज़ा आ गया। और इन्होंने कंपनी को 24 परगना दे दिया कि ये परगना आपके, यहाँ से टैक्स उठाइए, जो मन करे करिए। और अपने कोर्ट में एक रेसिडेंट अलाउ कर दिया कि अब कोर्ट में ब्रिटिशर्स का एक आदमी रहेगा, फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस, मतलब वो सब्सिडरी अलायंस था नहीं बट एक तरीका था उसी तरीके का। और वो रेसिडेंट रहेगा, वही डिसाइड करेगा कि हमें कुछ करना है नहीं करना है, बात करना है या नहीं करना है। फिर आता है 1759, 2 साल बाद बैटल ऑफ बिदारा।
ठीक है। बैटल ऑफ बिदारा किसके किसके बीच होता है बच्चों? मीर जाफ़र और डच अगेंस्ट द ब्रिटिशर। मीर जाफ़र को ये समझ में आने लगता है कि भैया ऐसे देते रहेंगे तो हमारा तो काम हो चुका, सारा पैसा चला जाएगा, कितना हम देते रहेंगे। तो वो डच के साथ मिल जाते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं और ब्रिटिश इनको हरा देते हैं और जाफ़र को रिप्लेस कर देते हैं मीर कासिम से, ठीक है। पर मीर कासिम भैया समझदार निकला, मीर कासिम जो था वो समझदार निकला। उसने आते ही क्या किया, पहले उसने बर्डवान, मिदनापुर और चिटागोंग देना पड़ा, पर उसको समझ में आ गया कि भैया अगर ब्रिटिशर्स को देते रहेंगे और इनके अंडर रहेंगे, इनके पास रहेंगे, तो ये हमें रूल कैसे करना है ये बताते रहेंगे, तो हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये तुरंत क्या करता है, ये अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देता है, बिहार। ये क्वेश्चन आपके आने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि आपको भी पता चल रहा है बिहार की बात हो रही है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में किसने अपना कैपिटल पाटलिपुत्र से राजगीर किया था, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और फिर यहाँ भी दस्तक का मिसयूज़ होता है, कंपनी इंटरफेयर करती है, जिसके कारण बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक। अब बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई जगह ये कहा जाता है कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी था ये प्रिकर्सर था, मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिस थी, मेन बैटल ऑफ बक्सर से ही ब्रिटिशर्स जो है ओरिजिनल रूलर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे क्या हुआ था, ठीक। अब किसके किसके बीच होता है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध के थे और शाह आलम II मुगल के, तो इनको हेक्टर मुंडो हरा देते हैं। और इसके बाद एक फेमस ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में BOB का लॉस होता है, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन सबको इनके दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं एम्परर के द्वारा 26 लाख रुपए में, और इसी के बाद ओरिजिनल रूलर बन जाते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब इसमें हारने के बाद क्या क्या होता है ये देखिएगा। अवध सीडेड इलाहाबाद एंड कारा टू मुगल एम्परर। बलवंत सिंह गेव बैक हिज जमींदारी पोजेशन। मुगल एम्परर टू डिसाइड, मुगल एम्परर को तो भगा ही दिए कि अब तुम इलाहाबाद निकलो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, दिख गए यहाँ तो काट पीट के फेंक देंगे। और कंपनी को 53 लाख रुपए निजामत फंक्शन देना है, मतलब इतना लेने के बाद उन्होंने पैसा भी लिया कि हमें 53 लाख रुपए और चाहिए। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया। क्या किया रॉबर्ट क्लाइव? डुअल गवर्नमेंट लेके आ गया। डुअल गवर्नमेंट का मतलब कि जितना भी रिवेन्यू कलेक्शन है वो सारा दीवानी जो है ये सब कौन करेगा? गवर्नर करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स करेंगे। और कैसे काम करना है, कौन सा काम करना है, सबकी देखभाल करनी है, ये सब कौन करेगा? ये वहाँ का राजा करेगा, नवाब करेगा। और इससे काम गड़बड़ हो गया क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा था, इन पे काम हो रहा था, मतलब पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं और गाली कोई दूसरा खा रहा है, ठीक है। और इसी के कारण कहा जाता है, अब यही तो मेन रीज़न नहीं होगा, बट इसी के कारण 1770 में बंगाल फेमाइन आता है जिसमें मोर देन 50% जनता बंगाल की मर जाती है, ठीक है। और इसको एबॉलिश करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा कि डुअल गवर्नमेंट लेके कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे, जिनके अंडर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर किसके अंडर हुआ था? हेक्टर मुनरो के अंदर। और इस रॉबर्ट क्लाइव में ने जो डुअल गवर्नमेंट लाया था इसको एबॉलिश किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। अब इसके बाद ऊपर तो जीत चुके थे, अब नीचे मैसूर की बारी आती है। मैसूर से बड़ा डर लगता है इनको। क्यों डर लगता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे मैसूर दिख रहा होगा। मैसूर में क्या होता है? विजयनगर कोलैप्स कर जाता है और वुडेयार डायनेस्टी मैसूर में आ जाती है, ठीक है। ये फ्रेंच अलाइंड पावर होती है, मतलब फ्रेंच से बहुत इनकी दोस्ती यारी होती है, क्योंकि ये मलाबार कोस्ट किधर है भैया? मलाबार कोस्ट किधर है? ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस मैप में। मलाबार कोस्ट के पूरे ट्रेड को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें दो मेन लोग होते हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली ओरिजिनली जो होते हैं वुडेयार डायनेस्टी में सैनिक टाइप के आदमी होते हैं और धीरे धीरे अपने टैलेंट के दम पे ये वहाँ के रूलर बन जाते हैं, ठीक। और फिर होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में देखिए हर बार दिक्कत वही हो रही है कि धोखेबाज लोग आ जा रहे हैं। निज़ाम और मराठा ने साइड चेंज कर लिया। यहाँ पे देखिए निज़ाम है, यहाँ पे मराठास हैं। तो हैदर अली ने सोचा कि ये हमारे साथ हैं, ब्रिटिशर्स से लड़ जाते हैं। पर ब्रिटिशर्स ने, ये दोनों ने क्या किया कि कहा कि नहीं नहीं भैया हम उनके साथ हैं। तो यहाँ से इनको रास्ता मिल गया अटैक करने का, कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। ये इनकन्क्लूसिव रहा और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ और इससे क्या हुआ? प्री वॉर टेरिटरीज वापस से मिल गई। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1780 से 84 में। इसी में हैदर अली की डेथ हो गई थी, ठीक है। ब्रिटिश माहे पोर्ट को सीज कर लेते हैं, हैदर अली आरकॉट को कैप्चर कर लेते हैं और हैदर अली को हरा देते हैं आयरकूट। कहाँ पे? बैटल ऑफ पोर्टो नोवो और अर्नी में। हैदर अली
की डेथ हो जाती है और यहाँ पे होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आता है बच्चों 1719 से 92। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि डेट भी आपको याद रखनी है। पहली 67 से 69 हुई, फिर ऑलमोस्ट 10 साल तक शांति रही। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1780 से 84 में, फिर 6 साल तक शांति रही। 1790 से 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ। टीपू सुल्तान जो थे हैदर अली के बेटे, उन्होंने त्रैवनकोर पे अटैक कर दिया। ब्रिटिश अलायंस किसके साथ बना लिए? निज़ाम और मराठा के साथ। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम के बाद हाफ ऑफ मैसूर देना पड़ा और ह्यूज वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी। इस डायग्राम में आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि मैसूर कितना बच गया था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम के बाद। ठीक है, फिर आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है तो टीपू सीधे मना कर देते हैं कि भैया सब्सिडरी अलायंस तो नहीं करेंगे, रहना है तो अब आज़ाद रहना है, नहीं तो मर जाएंगे, इससे बढ़िया है। और इसके कारण इनकी बहुत इज्जत थी इनके लोगों में। ब्रिटिश सेरिंगापट्टनम सीज़ कर लेते हैं, टीपू सुल्तान को मार देते हैं और वुडियार डायनेस्टी वापस से रीइंस्टेट हो जाती है। अब इसके बाद मराठास तो भाई साहब खुश थे कि चलो ये हार गए, मैसूर हार गया, क्योंकि मैसूर बहुत पावरफुल था। बट ब्रिटिशर्स ने इनको भी नहीं छोड़ा, मराठास को भी। और फिर पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई 1775 से 82 में। और इस वक्त वो क्या भी कर रहे थे, इसके बीच की बात है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब हुई तो ट्रिगर किसने किया था? रघुनाथ राव की ट्रीटी ऑफ सूरत से। इनकन्क्लूसिव रही, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। बच्चों ट्रीटी याद रखिएगा, ट्रीटी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 में। देखिए पहली एंग्लो मराठा वॉर जब होती है तब एक बार हैदर अली से लड़ाई हो चुकी होती है, तो ब्रिटिशर्स कहते हैं हर पॉइंट पे लड़ाई नहीं करनी है, आराम से करते हैं। तो जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हो गई उसके ही 3-4 साल बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसीन हुई बाय बाजीराव टू, ट्रीटी ऑफ देवगांव हुई विद भोसले, और ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव हुई सिंधिया के साथ, ट्रीटी ऑफ राजघाट हुई होलकर्स के साथ। इतने लोग एक साथ ट्रीटी इनके साथ कर लिए कि भैया हमको कुछ तो फ़ायदा मिले। ठीक है, फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने और क्या किया था, अभी ऊपर बात की हम लोग। मराठा पिंडारी अलायंस के अगेंस्ट मूव करते हैं, मराठा को हरा देते हैं और पेशवा को पेंशन ऑफ करते हैं कि आप पेंशन लीजिए और शांति से बैठिए। और अधिकतर टेरिटरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चली आती है। देखिए मराठास इनिशियली इतने एरिया में थे, पर क्योंकि उनके बीच बहुत ज़्यादा वो नहीं था, क्या कहते हैं, अलायंस नहीं था, सही से बातचीत नहीं थी, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, तो काम बिगड़ गया। और फिर फाइनली ये ब्रिटिशर्स थोड़ा सा कहते हैं कि अब सिंध को भी एनेक्स किया जाए। ठीक है, आप कभी पढ़ेंगे कि अफ़गानिस्तान को जब एनेक्स करने का कोशिश करते थे तो क्या होता था। तो सिंध एनेक्सेशन की बात करते हैं तो इनिशियली इन्होंने ट्रीटी की, कहा कि हम इटर्नल फ्रेंडशिप रखेंगे, हम आपको पे अटैक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हमेशा दोस्ती रहेगी, मेरे आपके बीच बात चलनी चाहिए। और इसको रिन्यू किया 1820 में। और फिर इसके बाद सिंध इंडस का नेविगेशन वैल्यू, इनको ये समझ में आया कि जो सिंध का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से नेविगेशन ईजिली हो पाएगा, वाटर वेज हैं, और रशिया अटैक न कर दे। रशिया से इनकी हालत, यूएसएसआर उस वक्त जो था, उनसे हालत कब ख़राब होती थी। तो इन्होंने 1839 में सब्सिडरी अलायंस कर लिया इसके साथ, और फिर फाइनली एनेक्सी कर लिया 1843 में अंडर सर चार्ल्स नेपियर। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलेनबॉर्ग, और नेपियर को ही पहला गवर्नर ऑफ सिंध बनाया गया। ये कहा जाता है, एक स्टेटमेंट है चार्ल्स नेपियर के बारे में कि नो मैन wants a girl as much as Napier wants war। तो नेपियर के बारे में कहा जाता है कि कोई आदमी को उतनी लड़की नहीं पसंद होगी जितना नेपियर लड़ाई के पीछे रहता है, कि लड़ाई कितना जल्दी हो जाए। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में एक बहुत फेमस और स्ट्रांग राजा थे, राजा रंजीत सिंह। इन्होंने सारी युग 6 में 12 मिसल होती हैं, सारे मिसल को यूनाइट किया और कहा कि हमें एक तरीके से लड़ना होगा। और इन्होंने 1799 में लाहौर ले लिया, 1805 में जम्मू एंड अमृतसर ले लिया, और इन्होंने फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की 1809 में, और कहा कि सतलज बाउंड्री है, इसके आगे हम नहीं आएंगे। और फिर ये ब्रिटिशर्स के साथ ट्राइपेटाइट ट्रीटी करते हैं, और शाह शुजा अफगानिस्तान, ये 3 लोग ट्राइपेटाइट ट्रीटी करते हैं। बच्चों ट्राइपेटाइट ट्रीटी और ट्राइपेटाइट स्ट्रगल तीनों अलग अलग है। ट्राइपेटाइट स्ट्रगल किसके किसके बीच थी? पाला, राष्ट्रकूटा,
और गुर्जरा और प्रतिहारा के बीच थी, ठीक है। और ट्राइपार्टाइट ट्रीटी किसके बीच थी? ब्रिटिशर, रंजीत सिंह और शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान। फिर रंजीत सिंह की डेथ होती है और जैसे इनकी डेथ होती है तुरंत ये लोग ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। सिक्स इसमें हार जाते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है और इनमें इंडेमनिटी इम्पोज की जाती है और कहा जाता है अपनी आर्मी को कम रखिए। ये क्या करते हैं कि ये कश्मीर को 75 लाख में, उस वक्त के हिसाब से 75 लाख बहुत ज़्यादा था, गुलाब सिंह डोगरा को बेच देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है? सेकेंड एंग्लो मराठा सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848 से 49 में। इसमें क्या होता है, जो डिपोज्ड गवर्नर ऑफ मुल्तान थे, मूलराज, लोग चिढ़ जाते हैं कि इनको तो नहीं चाहिए, तो बैटल ऑफ रामनगर होता है चिल्हन वाला। यहाँ पे कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो जाता है और हेनरी लॉरेंस को चीफ कमिश्नर यहाँ का बना दिया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है बर्मा की। देखिए अब क्या हो रहा होता है कि जो इंडिया है इसमें ब्रिटिशर्स इधर आ रहे हैं और बर्मा इधर आ रहे हैं। बर्मा में क्या था? टिम्बर, वुड, ये सब बहुत अच्छा होता था, तो इनको ये भी चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया? पहला एंग्लो बर्मीज़ वॉर किया 1824 से 26 में। ब्रिटिशर्स ने रंगून ले लिया, ट्रीटी ऑफ यानडबू हुई जिसमें उन्होंने असम, मणिपुर और अराकन एक्वायर कर लिया। असम हमारे पास इसी वक्त आया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, और इसको माना जाता है मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री। फिर 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर होता है, जैसे ही एंग्लो सिख वॉर ख़त्म होता है। तो अब वहाँ का टिम्बर का है ना, टिम्बर वहाँ बहुत बढ़िया था, मार्केट एसेस बहुत ज़्यादा था। फिर से लड़ते हैं तो पेगू को ऑक्यूपाई करते हैं और लोअर बर्मा को सब्जुगेट कर देते हैं। और फिर थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर होता है। थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के कारण होता है। बर्मीज़ किंग जो थे थीबाओ, ये हॉस्टाइल थे, ये कहे कि हम तो नहीं देने वाले, कुछ भाड़ में जाओ। तो ये फिर अटैक कर लेते हैं, मंडले को कैप्चर करते हैं और अपर बर्मा को एनेक्स कर देते हैं। और यहाँ पे ख़त्म होता है आपका एंग्लो बर्मीज़ वॉर। और फिर आता है सबसे बेइज्जती वाली वॉर, वॉर ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से जो ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई थी उससे अधिक बेइज्जती इनकी कभी नहीं हुई थी। तो आइए जानते हैं। अब सबसे पहली बात, इसका स्ट्रेटजिक पोजीशन था इंडिया और रशिया के बीच। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर अफ़गानिस्तान हमारे अंडर होगा तो रशिया अटैक करेगा नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा, हम सही से काम कर देंगे। और लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी थी। इन्होंने एक प्रो ब्रिटिश अमीर को अफ़गान थ्रोन पर बैठाने की कोशिश की। और फिर ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो ऊपर हुई थी उसी के बारे में बात हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, रंजीत सिंह और शाह शुजा रिस्टोर हो गए। और फिर होता है फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, कैटेस्ट्रॉपिक विड्रॉल फ्रॉम काबुल। ये लोग काबुल से वापस आ रहे थे और इन पर अटैक हुआ जा रहा था। तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भैया हमको जाने दीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए, हम अब अटैक नहीं करेंगे। तो जो गवर्नर जनरल थे एलन बोरोग, उन्होंने नेगोशिएट किया और इवैक्यूएशन को खुद देखा कि प्लीज़ भैया जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इनको इतनी बात समझ में नहीं आई। फिर सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ 1878 से 80 में। अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर दिया इन्होंने रशियन मिशन के बाद। फिर वहाँ पे हुई ट्रीटी ऑफ गणमक में 1879 में। और फिर होता है थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर। उस वक्त 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आया था, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैम्सफोर्ड। इनकर्जन बाई किंग अमनुल्ला खान। और ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी होती है। यहाँ पे फिर इनकी ब्रिटिशर्स की बजा दी जाती है बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ के बाद अफ़गानिस्तान का कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और ये मान जाते हैं कि भैया अब तो अटैक नहीं करेंगे। और फिर फाइनली ये कहते हैं कि अब इस पर अटैक नहीं करना, अब इनके बीच डिमार्केशन करो। तो दुरंद लाइन बनाई जाती है। बच्चों लाइंस का कौन कौन सी लाइन किस किस कंट्री के बीच में, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में, वो आपको बताया गया है। तो ये ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच बनती है। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन बनाते हैं और मॉर्टिमर डुरंड डिमार्केट करते हैं, जिनके नाम पे ये पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका, देखिए, अर्ली एसोसिएशंस। और कोशिश की जाएगी कि अगले लेक्चर में इसको ख़त्म किया जाए। वो अलग, इसको तो नहीं ख़त्म कर पाएंगे, गांधीयन एरा के पहले तक ख़त्म कर दें और 4 वीडियो में पूरा आपका ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। अभी बहुत ढेर सारा बाकी है, तो हो सकता है एक्स्ट्रा वीडियो भी लग जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।